अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के एक टॉपिक को जिसका नाम है एंट्रोपी। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक जिसका नाम है एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी की डेफिनेशन को समझते हैं। द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीबी, डिसऑर्डर का मतलब है बेतरतीबी। तो किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बेतरतीबी पाई जाती है, डिसऑर्डर पाया जाता है, उसकी मेजरमेंट को हम नाम देते हैं एंट्रोपी का। अब ये बेतरतीबी से क्या मुराद है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। फॉर एग्जांपल सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के जो एटम होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान जो है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। इसी तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और वो थोड़ी सी इरेगुलर मोशन कर सकते हैं। इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं और इनके दरमियान जो मोशन होती है वो बहुत ज़्यादा बेतरतीब होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ एंट्रोपी जो है वो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर का नाम है। एंट्रोपी जो है वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर का नाम है। तो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर किसमें पाया जाएगा? तो जवाब है गैस। गैस के अंदर सबसे ज्यादा बेतरतीबी पाई जाएगी, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर पाया जाएगा। लिक्विड के अंदर गैस के मुकाबले में डिसऑर्डर जो है वो थोड़ा सा कम होगा और सॉलिड के अंदर डिसऑर्डर जो होगा वो इन दोनों के मुकाबले में क्या होगा? कम होगा। तो एंट्रोपी हमारे पास जो है, गौर से सुनिएगा, एंट्रोपी हमारे पास क्या है? द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बेतरतीबी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। अब एंट्रोपी हमारे पास, गौर से सुनिएगा, एंट्रोपी हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इसका सिंबल है डेल्टा एस। डेल्टा एस बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल है और टेम्परेचर की क्या है? केल्विन। तो जूल पर केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है किसकी? एंट्रोपी की। ये एंट्रोपी का फॉर्मूला। अब जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके अहम पॉइंट्स जो है वो पहले बता देता हूं, फिर एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोट में हमने कहा था कि कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, बेतरतीबी में इजाफा होगा, यानी एंट्रोपी में क्या हुआ? इजाफा हुआ। इसी तरीके से कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तो एंट्रोपी में क्या होगा? मजीद इजाफा होगा। अगर गैस लिक्विफाई हो जाती है तो एंट्रोपी में कमी आएगी और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो एंट्रोपी में मजीद कमी आएगी। ये पॉइंट नंबर 1 था। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंट्रोपी इज पॉजिटिव। देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है ना, और हमें मालूम है कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी कि हीट सप्लाई होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी? हीट सप्लाई होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू प्लस में लेंगे तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव में होगी, और अगर सिस्टम से हीट एनर्जी रिमूव हो रही होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, और डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर हम माइनस में लेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी? माइनस में ही होगी। तो यहां हमने कहा व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंट्रोपी इज पॉजिटिव। जब हीट को, सिस्टम को जो है वो हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। व्हेन हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम एंट्रोपी इज नेगेटिव। हीट एनर्जी को जब हम रिमूव करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल सिस्टम या रिवर्सिबल प्रोसेस इज कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से उसी हालत में आ जाता है जहां से रिएक्शन शुरू हुआ था। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट दोबारा क्या हो जाता है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो रिवर्सिबल सिस्टम या रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उसकी एंट्रोपी जो होती है वो ओवरऑल कांस्टेंट रहती है। लेकिन एंट्रोपी ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस की ओवरऑल एंट्रोपी में क्या होता है? इजाफा होता है। एंट्रोपी यानी बेतरतीबी में इजाफा होता रहता है। फिर इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स।
इस यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात की जाए तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजेस। याद रखिएगा हमारी बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स जो है वो एक बहुत बड़े ब्लास्ट है, जैसे एक छोटा सा मास था और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे यूनिवर्स बनना शुरू हो जाती है और ये यूनिवर्स मुसलसल फैलती जा रही है और फैलती जा रही है तो मुसलसल उसकी एंट्रोपी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स तो आप कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। अब जो है बात आ रही है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी स्टेटमेंट है इफ an isolated system undergoes a change the entropy of the system either increases or remains same। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में, गौर से सुनिएगा, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम समझ रहे हैं। इफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स सेम। सबसे पहले हमें समझना होगा आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि बात हो रही है किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम। अक्सर बच्चा जो है वो यहाँ रट्टा मारता है कि एंट्रोपी में या तो सेम रहती है या इजाफा होता है, जबकि मैंने यहाँ आपको मिसाल दी थी ना, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी एंट्रोपी में कमी होगी, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा एंट्रोपी में कमी होगी। तो वो बच्चा जिसको रट्टा मारता है उसको सिर्फ ये याद रह जाता है एंट्रोपी या बढ़ेगी या सेम रहेगी। किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें हीट एनर्जी सप्लाई नहीं की जाती। याद रखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो सप्लाई नहीं की जाएगी, ना ही कोई वर्डन होगा। इफ आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें हीट एनर्जी भी सप्लाई नहीं कर रहे, वर्डन भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अ सिस्टम व्हिच डज नो वर्क एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, वो सिस्टम जिसमें वर्डन भी नहीं है और ना ही हीट फ्लो हो रही है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है अंडरगोज अ चेंज, उसमें अगर कोई तब्दीली आती है द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन्स सेम, या तो एंट्रोपी जैसी थी वो वैसी ही रहेगी या एंट्रोपी में मजीद इजाफा होगा। अब देखें बुक ने जो है एग्जांपल दी है किसकी, मार्बल्स की, जो हम खेलते हैं ना, गिलास के स्फेयर होते हैं ना छोटे से। फॉर एग्जांपल मैं गिलास के स्फेयर की एक बीकर लेता हूं, उस बीकर के अंदर गिलास के जो स्फेयर है, मार्बल्स जो है, उसकी मैं क्या कर देता हूं, एक लेयर बना देता हूं मैं आपको। अब लेयर बनाकर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। नीचे वाली जो दो लेयर है ना, उसमें ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं, ग्रीन कलर के मार्बल है, उर्दू में से कहते हैं कंचे, बचपन में खेले भी होंगे। नीचे जो दो लेयर हैं वो ग्रीन कलर के मार्बल की हैं और ऊपर जो है वो क्या है, व्हाइट कलर के मार्बल की हैं। अगर मैं इस बीकर को क्या करता हूं, थोड़ा सा चेक करता हूं, देखो पहले तरतीब से मैंने एक एक करके वर्ड डन करते हुए इसको एक एक को जो है वो तरतीब से रखा। पहली लेयर बनाई, दूसरी लेयर बनाई, तीसरी लेयर जो थी वो व्हाइट मार्बल की थी, चौथी लेयर थी भी व्हाइट मार्बल की थी। अब अगर इस बीकर को थोड़ा सा चेक कर दूं, थोड़ा सा हिला दूं, तो ये तरतीब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तरतीब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी इसके अंदर आ जाएगा डिसऑर्डर। अब मैं बारी बारी ये बीकर आपके हाथ में देता हूं और कहता हूं कि आपने इसमें वर्डन नहीं करना, आपने इसमें वर्डन नहीं करना, इसको हाथ से आप नहीं रख सकते। आपने भाई ये बीकर है, इसको थोड़ा सा शेक किया, तरतीब थोड़ी चेंज हो गई। अब मैं ये बीकर आपको देता हूं कि आप इस बीकर को थोड़ा सा शेक करो, हाथ से वर्डन करने की इजाजत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा शेक करो और ये तरतीब मुझे दोबारा लाओ। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सर हमारे शेक करने से ये जो बेतरतीबी आ गई है या तो वो सेम रहेगी या उस बेतरतीबी में क्या आ जाएगा, मजीद इजाफा हो जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम क्या बनाया, आइसोलेटेड सिस्टम बनाया जिसमें वर्डन करने की इजाजत नहीं है। तो यहां यही होगा कि आप इस बीकर में जिसमें थोड़ी सी बेतरतीबी आ गई है, आप इसको अगर थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपके जहन में एक ही बात आएगी, या तो इस बेतरतीबी में, या तो इस बेतरतीबी में इजाफा होगा या ये बेतरतीबी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम इसी तरीके से यहां मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो इसमें क्या कहा, इफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, भाई वो सिस्टम जिसमें वर्डन करने की इजाजत नहीं है, ना ही हीट एनर्जी फ्लो करेगी, अंडरगोज अ चेंज। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कोई तब्दीली आती है, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आइदर इंक्रीजेस और रिमेन सेम। एंट्रोपी या तो क्या रहेगी, एंट्रोपी में मजीद इजाफा होगा, या एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये स्टेटमेंट है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहां जाकर चैप्टर नंबर 11 का ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।